मेरा नाम स्वाति है। हम 5 भाई बहन हैं। मैं अभी पढ़ रही थी कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया और वह बिस्तर पर आ गए। मेरे छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मैं बस घर की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी करने वाली एक मशीन बनकर रह गई। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई, परंतु मेरी माँ बहन भाइयों की शादी की चिंता करती और मेरी शादी का नाम भी नहीं लेती। और तो और मेरी माँ और बहन तीखे व्यंग बाणों से मेरा दिल छलनी छलनी कर देती। उनकी उपेक्षा से मेरा जीवन अंधकार में डूबता जा रहा था। तभी मेरी रौबदार ताई जी हमारे घर आई और उन्होंने जो मेरे लिए किया उसने सबके होश उड़ा दिए। आज सीमा के घर की चहल पहल से पड़ोस भी गुंजरित हो रहा था। यूं तो उस 5 भाई बहनों वाले परिवार में हमेशा ही चिलपो मची रहती थी, लेकिन आज घर में एक उत्सव सा माहौल था। इसका कारण था स्वाति की वो ठसकेदार ताई जी का आगमन, जिनके रौब दाब का असर परिवार के प्रत्येक सदस्य पर सम्मोहन की तरह छाया हुआ था। ताई जी मुंबई में रहती थी और उनके पति यानी ताऊ जी गवर्नमेंट फैक्ट्री में थे, जिसमें उनके दोनों बेटे पिता का हाथ बटाते थे और तीसरा व छोटा बेटा अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। उस घर में पैसे बरसते थे। इधर देवर यानी सीमा के पापा का हाथ तंग ही रहता था, लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, संस्कार देने में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। ताई जी ताऊ जी का आरंभ से ही भाई के परिवार से असीम स्नेह था, लेकिन घर के झमेले में उलझे रहने के कारण इधर आने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। इस बार सालों बाद मन बनाकर ताई जी का यहाँ आना हुआ, इसलिए सभी के लिए उनकी अटैची से एक उपहार निकल रहे थे। यह लो गुड़िया, तुम्हारा सूट, मैचिंग चूड़ियां और यह मेकअप किट गुड़िया। स्वाति की छोटी बहन भाई बहनों में भी सबसे छोटी थी। सूट के साथ प्यारा सा मेकअप किट देखकर वह ताई जी के गले से ही झूल गई। ताई जी भी प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती हैं, खुश? जी ताई जी, बहुत खुश, गुड़िया ने चहकते हुए कहा। ताई जी ने स्वाति के भाइयों के लिए उपहार निकालते हुए स्वाति पर एक नजर डाली। वो तो ऐसी दिख रही थी मानो एक पाषाण शिला की भांति स्पंदनहीन हो गई। संजय, यह तुम्हारा टेबल लैंप, खूब मन लगाकर पढ़ना। तुम तो इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में हो ना? जी ताई जी। अजय टेबल लैंप देखकर बहुत खुश नहीं हुआ था। ताई जी ने इस बात को समझकर मुस्कुराया और कहा, इसकी एक विशेषता बताना तो मैं भूल ही गई। इसमें टेप रिकॉर्डर भी है, लेकिन देख, सिर्फ गाने मत सुनना। जब पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाए तो गाने चला लेना। ताई जी की इस बात पर सभी हंस पड़े और यह सुनकर संजय उल्लासित हो उसे चलाने अंदर भाग गया। अमन, यह तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डायरी, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें रिकॉर्ड कर रख सकते हो। और यह कैमरा स्वाति की शादी में तस्वीर खींचने के लिए। ताई ने बड़े प्यार से स्वाति पर हाथ फिराया। अमन भी यह नायाब डायरी देखकर खुश नहीं, बहुत खुश हुआ। काफी दिनों से वह यह डायरी लेना चाहता था, लेकिन मूल्य देखकर घर में किसी को कहने की हिम्मत नहीं होती थी। अपनी मनपसंद वस्तु पाकर उसने तो ताई जी के पैर ही छू लिए। अमन स्वाति के बाद था और उसे बहुत प्यार करता था। परिवार की जिम्मेदारियों तले स्वाति को कुम्हलाते देख उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। इसलिए उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी, पहले वह दीदी के लिए कुछ अच्छा करेगा। तब ताई नेहा की ओर एक बहुत खूबसूरत साड़ी, उसके बेटे के लिए सुंदर सी इलेक्ट्रॉनिक कार और जमाई के लिए इम्पोर्टेड 3 पीस सूट का प्यारा सा कपड़ा बढ़ाया। उन्होंने कनखियों से स्वाति को देखा। उसका चेहरा थोड़ा बुझ गया था, लेकिन इसका किसी को ख्याल तक नहीं था कि बड़े छोटे के हिसाब से उपहार देती ताई जी ने स्वाति को उसकी बारी आने पर उसे नजरअंदाज क्यों किया। खैर, नेहा भी सारी चीज पाकर बहुत खुश हुई।
स्वाति उठकर तब तक अंदर चली गई, यह कहकर कि मैं ताई जी के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। तब तक ताई जी ने देवरानी को भी एक सुंदर सी गाजरी रंग की सिल्क की साड़ी और देवर के लिए एक कारवां सारी गामा रेडियो निकाल कर दिया। ताई जी भावुक हो गई। देवर जी बिस्तर पर पड़े पड़े ऊब जाते होंगे, इसलिए तुम्हारे जेठ ने यह विशेष रूप से उनके लिए भिजवाया है। दोनों जेठानी देवरानी इस बात पर अपनी आंखें पोंछने लगी। स्वाति कॉफी बनाकर ले आई थी और वह ताई जी के बगल में बैठ गई। ताई जी ने देखा उसके चेहरे पर अपनी अवहेलना किए जाने का अब कोई शिकन तक नहीं थी। ताई जी कॉफी पीती रहीं और बातें करती रहीं। ताई जी सबको उपहार देती देती देखती हैं कि स्वाति की भावनाओं का ख्याल उसकी माँ तक को नहीं है। स्वाति, तुम्हें ताई जी से कुछ नहीं चाहिए? ताई जी की आवाज़ सुनकर स्वाति से पहले उसके सभी भाई बहन कूदकर ताई जी के पास पहुंच गए। ताई जी ने खींचकर स्वाति को अपने करीब बिठा लिया। देखो तो मेरी प्यारी बिटिया को मेरा कितना ख्याल रहता है। तुम में से किसी को यह ध्यान था कि इस समय मैं कॉफी पीती हूँ? लेकिन इसे याद रहा। ताई जी की बात पर सभी थोड़ा हंसे और फिर आतुरता से देखने लगे कि सबसे अंत में स्वाति को ताई जी क्या देने वाली हैं। लेकिन उन्होंने पहले वाली अटैची से कुछ नहीं निकाला, बल्कि एक छोटी सी बड़ी प्यारी अटैची सामने की और उसे स्वाति के हवाले कर दिया। सभी हैरत में देख तो, बिटिया मेरी पसंद की हुई चीज तुम्हें पसंद आती है या नहीं? स्वाति को सकुचाते देख ताई जी ने स्वयं ही अटैची से खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सबसे पहले एक सुंदर सा काफी महंगा सूट निकाला और उसे स्वाति पर लहरा दिया। फिर एक रेशमी बेहद प्यारी सी नाइटी निकाली। उसके बाद 5 महंगे डिजाइनर साड़ियाँ। सभी एक टक देखे जा रहे थे, लेकिन साड़ियों के नीचे से ताई जी ने जो निकाला उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोने का बेहद खूबसूरत जड़ाऊ सेट था। वो कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ताई जी स्वाति के लिए इतना कुछ लाएंगी। अब इन उपहारों के सामने सबको अपने कीमती उपहार फीके लगने लगे। तभी गुड़िया उठी और स्वाति पर लहराते सूट को ले लिया और कहा, या तो मैं लूंगी, दीदी तो सूट पहनती नहीं, वह साड़ी पहनती है। हाँ हाँ ठीक कहा गुड़िया ने। माँ ने भी गुड़िया की हाँ में हाँ मिलाई और सभी सामानों का बंदरबाट कर दिया। यह इतनी साड़ियाँ स्वाति लेकर क्या करेगी? 2 मैं रख देती हूँ गुड़िया की शादी के लिए। एक स्वाति रख लेगी, एक नेहा को आगे तीज त्योहार में देने के काम आ जाएगी। एक साड़ी और यह जड़ाऊ सेट अमन की बहू के लिए रख देती हूँ। ताई जी तो सबके रवैये से पहले तो हतप्रभ रह गई। उन्होंने देखा कि स्वाति को दिए गए उपहारों को उसकी माँ ही बंटवारा करने लगी है, तो उन्होंने बहुत क्षुब्ध होकर कहा, क्यों छोटी, स्वाति ने किसी के उपहारों पर नजर भी डाली क्या? जब इसने किसी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया, तो इसके उपहारों पर भी सिर्फ और सिर्फ इसका ही हक है और किसी का नहीं। ताई जी की डांट से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और तुम छोटी, गुड़िया को डांटने के बदले स्वयं तुमने ही स्वाति के उपहारों का बंटवारा कर दिया। यदि मैं जानती तो उसके लिए अलग लाती ही क्यों? और गुड़िया, स्वाति सूट क्यों नहीं पहनेगी? तुमने क्या सोचकर ले लिया? उसे कैसा लगेगा यह महसूस किए बिना? ताई जी फिर देवरानी की ओर नजर डाली। तुम्हें इसकी शादी नहीं करनी है क्या? मैं तो यह सारा सामान चुन चुन कर इसकी शादी के लिए लाई थी। सोचा था अपने हाथों से सजा कर देखूंगी कि दुल्हन के रूप में मेरी बिटिया कैसी लगती है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ छोटी कि तुम तो उसे छोटों की, अमन और गुड़िया की शादी के सपने देख रही हो। सारी उम्र बेटी को यहीं बैठा कर रखोगी। ताई जी अनवरत जारी थी। कच्ची उम्र से वह इन जिम्मेदारियों को ढो रही है, उससे उसको मुक्त कर दो। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। ताई जी की लताड़ से सभी फक रह गए, होंठ सिल गए सबके। गुड़िया तो जल्दी से सूट फेंक कर अंदर भाग गई। नेहा मुंह बनाती हुई तो संजय भी चुपचाप अंदर की ओर चला गया। अब इस उम्र में कोई इससे शादी नहीं करना चाहता तो हम क्या करें?
किसी के भी गले में इसे जबरदस्ती बांध दे। इतना कह माँ भी उठकर रसोई की तरफ चली गई। अब ताई जी ने स्वाति की ओर देखा। इसकी भारी भारी डबडबाई आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ताई जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब तो स्वाति फफक कर रो पड़ी, मानो सालों का दर्द आंसुओं के द्वारा निकलने को बेताब हो। रो मत लाडो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हारा जीवन दांव पर लगे। स्वाति के आंसू ताई जी के सीने को भिगोए जा रहे थे और ताई जी की स्नेहिल वाणी स्वाति के मन प्राण को भिगो रहे थे। रात हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे। ताई जी भी स्वाति के बालों पर हाथ फिराते फिराते सो गई, लेकिन स्वाति की आंखों में नींद कहाँ। वातावरण की निस्तब्धता उसके हृदय में उतर आई थी। ताई जी ने घर की हवा के उस रुख को बदलने की शुरुआत कर दी थी जो माँ के इशारों पर चलती थी। देखना यह था कि ताई जी क्या कर सकती थी। शायद उनके प्रयासों से स्वाति के भाग्य की लालिमा सुबह के उजाले में बदल जाए। उसका दुर्भाग्य। स्वाति ने गहरी सांस ली। जो पिता के पक्षपात के साथ ही शुरू हो गया था। प्रथम श्रेणी में स्नातक पास कर आगे की पढ़ाई के लिए दाखिले की सोच रही थी। कॉलेज की हंसमुख मेधावी छात्र वह सब की चहेती थी। पिता उसकी मेधा से अति प्रसन्न थे। यह ताई जी शुरू से ही स्वाति से बहुत स्नेह रखती थी, लेकिन पक्षाघात ने पिता के दाहिने हाथ को नहीं बल्कि प्रिय पुत्री के जीवन के उत्साह को भी निष्पन्न कर दिया। पढ़ाई छोड़कर अब वह नौकरी की तलाश में लगी। शीघ्र ही उसने शिक्षकों की कोशिश से एक निजी विद्यालय में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ट्यूशन भी मिल गई। इस प्रकार कुछ अवरोधों के बाद जीवन फिर से सरकने लगा, लेकिन दिनों दिन बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसे आज समय से पहले परिपक्व बनाती चली गई। अब अपना जीवन अपना नहीं रहा, जो भी कमाती सब माँ को दे देती। इस बीच कब वह चंचलता छोड़ गंभीर होती चली गई पता ही नहीं चला। खिलखिलाहट की जगह हल्की सी स्मृति ने ले ली। बस उसे लगता था कि वह अब पिता की जगह पर आ गई है और उसे परिवार की संपूर्ण देखभाल करनी है। अपाहिज पिता की व्यवस्था, माँ का बिलखना, छोटे भाई बहनों का डूबता भविष्य, यह सब एक चक्रव्यूह की भांति उसके जीवन को अपने में उलझाता चला गया। इसमें से बाहर निकल नहीं सकती थी, बल्कि अभिमन्यु की तरह लड़ते लड़ते अपने भविष्य का बलिदान ही कर सकती थी। वर्तमान का बलिदान तो दे चुकी थी। वहीं आरंभ में तो बड़े उत्साह से उसने सारी जिम्मेदारियों को अपने कोमल कंधों पर ले लिया। स्वयं पर कम से कम खर्च करती। आकर्षक सुंदर परिधानों की जगह साधारण साड़ियों ने जगह ले ली। मेकअप करना, पार्लर जाना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, यह सब छोड़ चुकी थी। बस इन सब ने उसके व्यक्तित्व को और भी फीका और बेजान कर दिया था। परिवार पर आए इस अकस्मात संकट ने पहले ही उसे निस्तेज कर दिया था। फिर भी चेहरे की मासूमियत बची हुई थी और इसी ने आरंभ में कई रिश्तों को आकर्षित भी किया था। पर वह करती क्या? अपने भविष्य को बनाने के लिए पूरे परिवार को भंवर के अंधकार में नहीं धकेल सकती थी। पिता के बाद परिवार की एकमात्र कमाऊ वही तो थी। लेकिन आश्चर्य तब होता था जब माँ ने उसकी बढ़ती उम्र को नजरअंदाज करते हुए किसी को भी पार्ट टाइम कार्य करने के लिए सख्ती से मना कर दिया था। अमन संजय पढ़ते हुए भी कुछ ट्यूशन पढ़ाकर घर में कुछ योगदान तो कर ही सकते थे। माँ की इस दोहरी नीति से अब उसका मन बुझने लगा था। उम्र के 28वें बसंत को पार करते करते उसे लगने लगा था कि अब उसका जीवन इसी नीरस मोड़ पर ही खत्म हो जाएगा। यह सोचने का भी एक कारण था। पिताजी की कुछ भविष्य निधि क्लियर हुई थी, पेंशन भी शुरू हो गया था। एक सदस्य को नौकरी भी देने की बात थी, क्लर्क के पद पर। लेकिन माँ ने अमन संजय को डॉक्टर इंजीनियर बनने का स्वप्न देख रखा था, सीमा के भविष्य के शव पर। इसलिए उन्हें क्लर्क की नौकरी करने की इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता था। मतलब अमन को छोड़ घर में किसी को यह एहसास तक नहीं था कि स्वाति को भी अब अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए। आस पड़ोस में रिश्तेदारों में उसकी बढ़ती उम्र
और विवाह न होने की कानाफूसी ने माँ को थोड़ा संजीदा किया। एक दो जगह बात भी चलाई, लेकिन लड़के वालों के मुंह फाड़ने पर माँ फिर चुप्पी लगाकर बैठ गई। भविष्य निधि तो गुड़िया के विवाह के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया गया था, और अमन संजय की पढ़ाई के लिए स्वाति का वेतन था ही। स्वाति को एक गहरा धक्का तब लगा जब उसकी सगी दीदी नेहा अपने प्रौढ़ विधुर जेठ, जो 2 बच्चों का पिता था, का रिश्ता बहन स्वाति के लिए लाई। न हींग न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। न दान न दहेज, स्वाति का डोला भी उठ जाता और लोगों का मुंह भी बंद हो जाता। माँ ने थोड़ा ना नुकुर के बाद उस रिश्ते को मंजूरी दे दी। पिता के गमों की परवाह किसे थी। अब स्वाति पहली बार कठोर होकर माँ और दीदी के इस कदम का विरोध करने लगी। यह दोनों तो स्वाति के पूरे जीवन को ही गर्त में डालने जा रहे थे। अमन ने भी पहली बार स्वाति का साथ दिया। माँ और दीदी की भुनभुनाहट ने स्वाति को पत्थर बना दिया। परिवार से कट गई, वापस विद्यालय जाना आना, सबकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, यही उसका जीवन रह गया था, यही उसका कर्तव्य। माँ को अमन के मेडिकल के परिणाम की प्रतीक्षा थी। अमन तो बहन के भविष्य को संवारने की फिक्र में था, जबकि माँ मोटा दहेज ले अमन के विवाह का स्वप्न सजो रही थी। फिर संजय, फिर गुड़िया। स्वाति की बारी कहाँ? वह तो कब की भाई बहन की सरल सहज जिंदगी से बाहर हो चुकी थी। इसलिए तो आज माँ ने ताई जी द्वारा स्वाति के लिए लाए उपहारों का इस प्रकार बंटवारा कर दिया था। माँ क्या एक औरत नहीं थी? स्वाति की माँ नहीं थी? क्या वह पुत्री के अधूरे भविष्य को, अंधकार में जीवन की वेदना को समझ नहीं पा रही थी, या समझना नहीं चाहती थी? ताई जी के इस कथन में अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारा भविष्य दांव पर लगे, उसे आशा की एक किरण नजर आ रही थी। स्वाति ने बड़े प्यार से ताई जी की ओर देखा और अपना हाथ उनके आंचल में समेट सो गई। अगले दिन से ही ताई जी ने स्वाति का कायाकल्प शुरू कर दिया। पहले तो उसके लिए कुछ आकर्षक लेकिन सौम्य परिधान खरीदवाए। सारी सूती साधारण साड़ियां एक किनारे कर दी। यूं भी लंबी छरहरी स्वाति पर नए फैशन के चूड़ीदार खूब फबते थे। फिर उसे ताई जी पार्लर ले गई ताकि बरसों की आभाहीन बेजान त्वचा को कुछ सौंदर्य उपचारों द्वारा आभा युक्त किया जा सके। साथ ही उसके अतिरिक्त सौंदर्य को भी, जो जिम्मेदारियां और अपेक्षा तले दब गया था, उभारने का प्रयास करती रही। उसमें आत्मविश्वास लाने की कोशिश करती रही। आंतरिक सौंदर्य से ही बाहर का सौंदर्य निखरता है और व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, यह ताई जी मानती थी। लेकिन यह भी समझती थी कि आज के युग में व्यक्तित्व की परिभाषा में सौम्यता, सादगी के साथ आकर्षक होना भी शामिल है। ताई जी के इन सब क्रियाकलापों को नजरअंदाज करती माँ ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन इन सब में जो खर्चा हो रहा था उससे वह बेखबर नहीं थी। लेकिन जेठानी का बहुत आदर करती थी, इसलिए उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। कभी कभार नेहा आग उगलती, उसे यह सब मरुस्थल में फूल खिलाने जैसा लग रहा था। संजय बिल्कुल तटस्थ था, पर अमन बहुत खुश था। अपनी स्वाति दीदी के लिए 2 महीना के अथक प्रयासों के बाद स्वाति में जो परिवर्तन नजर आने लगा वह दर्शनीय था। स्वाति की कमनीयता, मासूमियत फिर से खेल उसके व्यक्तित्व में खिले गुलाब सा निखार ला दिया। दबी हुई खूबसूरती उभरने लगी थी। हंसती गुनगुनाती स्वाति ताई जी के मनोनुकूल कसौटी पर खरी उतर रही थी। लेकिन यह तो ध्येय नहीं था। स्वाति के भविष्य को खूबसूरत बनाना ताई जी का ध्येय था। इस सिलसिले में भी उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था और प्रयास भी शुरू कर दिए थे। उनकी बहन की देवरानी का लड़का मॉरिशस में एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर सुशोभित था। विमल नाम था उसका। महत्वाकांक्षाओं ने अब तक उसे वैवाहिक जीवन से दूर रखा था। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा विवाह उम्र को भी पार कर चली गई। रिश्ते तो बहुत पहले से आ रहे थे, लेकिन ध्यान देना उसने अब शुरू किया था। परिपक्व, सौम्य, शालीन जीवन संगिनी के ख्वाब में बहुत सारे रिश्ते को वह ना करता चला गया। माता पिता ने तो उसकी ना से झुंझुना कर रिश्ते की बात ही करना बंद कर दिया था। तभी ताई जी द्वारा दिखाई गई सीमा की तस्वीर
विमल को भा गई। ताई जी ने स्वाति के बारे में सब बता दिया और बहुत तारीफ भी की। विमल बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि स्वाति की उम्र भी उससे मैच की थी। ताई जी आई थी इसलिए कि स्वाति की बात विमल से चला सके, लेकिन स्वाति के घर का माहौल और स्वाति के प्रति उसकी माँ बहन नेहा की उपेक्षा देख उन्होंने उस समय बात नहीं चलाई। इसलिए जब विमल ने बताया कि वह दिवाली में भारत आएगा और उसी समय स्वाति के यहाँ आकर औपचारिक रूप से उससे मिलेगा, ताई जी उन्हें वह मासी कहता था। इससे खुश होकर स्वाति का कायाकल्प करने लग गई थी। इधर ताई जी स्वाति के विवाह की पृष्ठभूमि बना रही थी, उधर उसके व्यक्तित्व को उभारने में भी लगी थी। अपनी मेहनत को साकार होते देख एक दिन ताई जी ने अपनी देवरानी से कहा, क्यों छोटी बहू, स्वाति की इधर बात चलाई कहीं? अच्छा होता मैं इसका विवाह देख जाती। यह सुन माँ रुवासी हो उठी। क्या करूँ जीजी, जहाँ जाती हूँ लड़के वाले मुंह ज्यादा फाड़ते हैं। अब इसी में सारा खर्च कर देंगे तो फिर गुड़िया के लिए कहाँ से लाएंगे? अवसर देख ताई जी ने स्वाति के लिए विमल की बात चलाई। दिवाली में उसके आने की बात कही। नेहा वही थी, कह उठी, स्वाति के लिए तो विमल की बात करना ही फिजूल है। ताई जी पहले तो सामने से उसे देख पसंद करेगा ही नहीं, दूसरे तुम्हारी बात रख भी ली तो स्वाति के साथ उसकी क्या जोड़ी? तभी स्वाति को आते देख विद्रूपता से मुस्कुराकर यह वाक्यांश भी जड़ दिया, कहीं ठूठ में भी बाहर आती है। ताई जी विमल जैसे राजकुमार के लिए गुड़िया जैसी राजकुमारी चाहिए। स्वाति की जिंदगी सवारो ताई जी, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे की जिंदगी को रेतीला मत बना दो। स्वाति की बात का अनुमोदन करती माँ को देख स्वाति मानो अचल हो गई। माँ कह रही थी, विमल के साथ तो गुड़िया की ही बात चलाओ जीजी। स्वाति की तो चिंता ही नहीं, वह तो नौकरी भी करती है, वह तो शादी भी नहीं करना चाहती। नहीं तो नेहा का जेठ क्या बुरा था? अब इस उम्र में सुंदर सजीला राजकुमार मिलने से तो रहा। ताई जी का पूरा मिजाज कड़वा हो गया। व्यंग से कड़ी स्वर में कहा, स्वाति तुम्हारी सगी बेटी ही है ना छोटी बहू, या सौतेली है? बड़ी का ग्रास छोटी को दे देना कोई तुमसे सीखे। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, स्वाति के लिए मैंने विमल की बात चलाई है और उसी से विवाह भी करवाऊंगी। ताई जी बहुत गुस्से में थी। माँ बेटी की स्वाति के प्रति विचार से एक बात समझ में नहीं आई। छोटी गुड़िया महज 22 साल की है, जबकि विमल 36 साल। दोनों में उम्र का कितना अंतर है, फिर भी छोड़ो, तुम सबसे बहस ही करना व्यर्थ है। पत्थर पर क्या सर फोड़ना। झुंझुलाती हुई ताई जी वहां से चली गई। माँ रसोई में भुनभुनाती हुई चली गई। इधर स्वाति तो मानो पत्थर हो गई हो। जैसे ताई जी एकदम ढाल बनकर जिन अपने सगों से उसका बचाव कर रही थी, उन अपने सगों खून के रिश्तों के विचार जान स्वाति अंतर्ग्लानि से मरी जा रही थी। इतनी नफरत, इतनी उपेक्षा स्वाति के लिए। अच्छे रिश्ते खोजना उनके वश का नहीं था, लेकिन सामने से जब रिश्ता आ रहा हो तो जहाँ कुछ मांग भी नहीं है तो भी स्वाति के बदले गुड़िया के बारे में सोचा जा रहा है। अपने अस्तित्व से ही चिढ़ हो गई उसे। बिटिया, ताई जी ने औंधी पड़ी स्वाति के सिर पर हाथ फेरते हुए पुकारा। ताई जी का स्नेहिल स्पर्श पा स्वाति उठ बैठी। निरर्थक अंगूठे से चादर को कुरेदते हुए बोली, ताई जी आप विमल का रिश्ता गुड़िया के लिए तय कर दो। ताई जी चिहुक पड़ी। क्या क्या कह रही हो तुम? यह तुम अपनी माँ बहन की बातों में आकर कह रही हो, या अभी भी अपने को बलिदान करने का जज्बा जोर मार रहा है? मैं विमल के लायक नहीं ताई जी। कहाँ एक से एक रिश्तों को ठुकराने वाला वह रईस, और कहाँ मैं। मेरी तो उम्र भी 30 को पहुंचने वाली है ताई जी। स्वाति की सूनी और उदास आवाज ने ताई जी को विचलित कर दिया। ममत्व भरी नजरों से स्वाति की दबदबाई आंखों को देखते हुए उसे आंखों से ही सांत्वना दी। वास्तव में नेहा और माँ का ऐसा व्यवहार सहन करना स्वाति जैसी अत्यंत संवेदनशील लड़की के लिए
काफी कष्टप्रद। हाँ ताई जी, जितना स्वाति के भविष्य संवारना चाहती हैं, नेहा और मैं दोनों ही उतना ही उसके प्रति निष्ठुरता दिखा रहे हैं। देवरानी और नेहा की स्वाति के प्रति उपेक्षा ताई जी को समझ में नहीं आती। वास्तव में नेहा के साथ साथ माँ का भी स्वाति के प्रति व्यवहार असहनीय था। दोनों ने ही स्वाति को घर में सबसे उपेक्षित बनाकर रख दिया था। खुद भी स्वाति के लिए कुछ अच्छा कर नहीं रही थी और ताई जी करना चाहती थी तो रोड़े अटका रही थी, जबकि स्वाति अपनी तरफ से कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं हटी। नेहा तो न जाने किस जन्म का बैर निकाल रही थी। स्वाति से दोनों कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रही थी, अपना यह ताई जी की समझ से बाहर था। लेकिन ऐसा क्यों, इस बारे में स्वाति से उन्होंने खुलकर पूछा। बिटिया, पहले तो सोचा था संबंधों को तिक्त बनाए बगैर तुम्हारा घर संसार बसा दूंगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। छोड़ो ताई जी, जिसके जीवन में सुख नहीं लिखा होता है उसे सुख कैसे मिलेगा। मुझे ऐसे ही घुट घुट कर जीना लिखा है। दुख इस बात का है कि माँ भी मुझे नहीं समझ रही। स्वाति ने बड़े नैराश्य से कहा, मुझे सारी बात बताओ, आखिर तुम इस घर की सबसे होनहार बिटिया थी। माता पिता दोनों गर्व करते थे तुम पर। मैं आज सब जानना चाहती हूँ। विवाह तो तुम्हारा होगा ही, वह भी विमल के साथ। ताई की इस बात पर स्वाति उन्हें देखती रह गई। इतना होने के बाद भी ताई जी अपनी बात से रत्ती भर भी पीछे हटने वाली नहीं थी, जबकि स्वाति एकदम निराश हो चुकी थी। छोड़ो ताई जी, मेरे कारण आप क्यों निराश होगी। माँ तो शुरू से ही गुड़िया का पक्ष लेती आ रही है, आज भी ले रही है। इसमें नई बात क्या है। हाँ, आपसे कहकर मेरा मन जरूर हल्का हो जाएगा। इतना कहकर स्वाति का बोझिल मन उन दिनों की ओर चला गया जब पापा बिल्कुल अच्छे थे, स्वस्थ थे। स्वाति पढ़ने में बहुत तेज थी और पापा की लाडली भी। उस पर पापा की बहुत सी आशाएं टिकी हुई थी, जबकि नेहा बचपन से ही हर काम में फिसड्डी थी। पापा चाहते थे नेहा पढ़ाई के अलावा दूसरे हुनरों में भी अपना मन लगाए। पापा उसे भी बहुत प्यार करते थे और चाहते थे नेहा भी अच्छे से पढ़े, लेकिन नेहा का पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं था, दूसरे कामों में भी मन नहीं लगता था। पापा का नेहा को प्रेरित करने का हर एक प्रयास असफल रहा। उसने किसी तरह 10वीं का बोर्ड पास किया और इंटर में नाम लिखवाया। उन्हीं दिनों नेहा का एक लड़के से सिनेमा वाला प्यार हो गया। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, पत्र व्यवहार करने लगे। फोन तो लैंडलाइन था, तो बात हो नहीं पाती थी। स्वाति ने एक बार नेहा को लड़के के साथ पकड़ा तो मान मनुहार करके नेहा ने बहन को मना लिया कि अब कभी वह लड़के के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद जब फिर से पत्र व्यवहार करते पकड़ा और नेहा का पत्र स्वाति के हाथ लग गया, तो उसने पापा को सब बता दिया। प्रमाण में पत्र भी दिखा दिया। अब क्या था, पापा तो एकदम भड़क गए। नेहा का कॉलेज जाना क्या, घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। घर ही बिठा दिया। उसके लिए आनन फानन में लड़का खोजा, उसकी शादी कर दी। ससुराल इस शहर में था और परिवार भी बहुत अच्छा मिला था, लेकिन फिर भी नेहा उस समय से बहन से खैर खाए रहने लगी। पिता को पैरालिसिस होने के बाद उसे मौका मिला और माँ के कान भर भर कर स्वाति के प्रति उन्हें निष्ठुर बना दिया। पिता बीमारी के कारण असहाय हो गए थे। घर गृहस्थी की पूरी भागदौड़ माँ के हाथों में आ गई थी, इसलिए स्वाति को समझने वाला कोई नहीं था। गुड़िया सबसे छोटी और सबसे सुंदर होने के कारण माँ की नकचढ़ी बेटी थी। नेहा को तो उसकी सुंदरता से भी जलन थी, लेकिन उसे स्वाति के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। एक भी मौका नहीं छोड़ती स्वाति को नीचा दिखाने का। गुड़िया ने भी किसी तरह इंटर 3rd डिवीजन से पास किया। उसे अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं होती थी। घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। बाहर जाकर काम करने से तो उसकी खूबसूरती कम होने का डर था। अब मैं चाहती थी किसी तरह कोई अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए। स्वाति के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं था। यूं ही वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। वह चली जाती तो सारे खर्च कैसे चलते। अमन और संजय की पढ़ाई
कैसे पूरी होती। इसलिए जब तक अमन कोई नौकरी नहीं पकड़ लेता तब तक स्वाति को भी जिम्मेदारी से कैसे मुक्ति मिलती। स्वाति की जिम्मेदारी कभी नहीं खत्म होती, लेकिन सब कुछ दांव पर लगा कर भी स्वाति कुछ पा नहीं सकी। परिवार में जो उसे मान सम्मान प्यार स्नेह मिलना चाहिए था, उससे वह वंचित ही रही। यहाँ तक कि कोई उसके जीवन के खालीपन को भरने के लिए सोचता भी नहीं। आज तो सभी अकेले हैं, तो जरूरत के लिए ही सही दीदी दीदी करते हैं। कल को सबका अपना परिवार हो जाएगा तो उन सबके बीच उसकी क्या जगह होगी। भविष्य की यह भयावह स्वाति को हमेशा डराती है। ताई जी की गोद में किसी हिरनी शाविका की तरह चिपकी स्वाति ताई जी को सब सुना फपक पड़ी। ताई जी कुछ नहीं बोली, सिर्फ स्वाति को सहलाती रही। ऐसे ही दोनों देर रात तक जागते रहे, फिर नींद आ गई, रात में सो गई। सुबह हुई तो अचानक ताई जी के यहाँ से फोन आया, जल्दी आने का, कोई इमरजेंसी आ गई थी। नेहा को बहुत खुशी हुई, बड़ा स्वाति का पक्ष लेकर सबको डांट रही थी। अब देखे कैसे उसका जीवन संवारती है। ताई जी को जाने की तैयारी करते देख स्वाति उदास हो गई। लगा फिर से उसका जीवन गर्त में जाने वाला है। एक ताई जी थी जो उसके दिशाहीन जीवन को दिशा देने के लिए प्रयासरत थी। अब कौन। ताई जी ने स्वाति के सुख दुख को देखकर स्नेह से सांत्वना दी। देख बेटी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी विमल के साथ, तुम तैयार रहना। ताई जी के इस कथन के समय माँ और नेहा वहां थी। माँ तो चुपचाप रही, लेकिन नेहा ने मुंह पचका दिया। स्वाति अंदर ही अंदर इंतजार करने के लिए विवश हो गई। यूं तो ताई जी ने कहा था कि वह सबको लेकर दिवाली में आएंगी। ना चाहते हुए भी सब ताई जी का इंतजार कर रहे थे। स्वाति के तो कान मानो दरवाजे पर ही लगे रहते थे। इसी ऊहापोह में दिवाली आई और चली गई। स्वाति के मन का अंधकार और बढ़ गया। प्रकाश तो मानो उसके जीवन से रूठ ही गया था। ताई जी के कहे अनुसार ना तो विमल आया और ना कुछ खबर ही आई। ताई जी जो गई तो एक फोन भी नहीं किया। सबके व्यंग बाणों का निशाना बनती स्वाति अत्यधिक तनावग्रस्त हो बीमार पड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि ताई जी ने सब जुबान दिखाकर एक झूठा दिलासा देने की कोशिश की थी। स्वाति जो बीमार पड़ी थी उसे 10 दिन लग गए। जड़ से पीड़ा छुड़ाने में शरीर तो टूट ही गया, उससे ज्यादा मानसिक तनाव ने उसे इतना उद्विलित कर दिया कि उसका तन मन टूट गया। उसका किसी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। बाहर आने से पहले ही पतझड़ आ गई। स्वाति को जड़ ने तोड़ा, लेकिन एक सीख दे गया कि उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। उसे अपने लिए खुद सोचना होगा, अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। आज ही स्वाति ने शपथ ली थी। इतने दिनों तक तीमारदारी करती माँ उठकर किसी पड़ोसन के साथ पास के ही पहाड़ी मंदिर में माता के दर्शन को चली गई थी। अमन संजय अपने इंस्टीट्यूट गए थे और गुड़िया को नेहा कल ही अपने ससुराल ले गई थी। आज ही उनके आने की बात थी। पापा अभी भी सोए थे, इसलिए स्वाति बालकनी में बैठी वह बाहर के नज़ारे का आनंद ले रही थी। रास्ते के पार मैदान में खेलते बच्चे उसे अपने बचपन की यादों में ले गए थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका तन मन दोनों आज हल्का सा था। मौसम गुनगुना रहा था। तभी गाड़ी की आवाज आई और फाटक के सामने एक कार आकर रुकी। कार से कुछ लोग उतरे, एक स्त्री पुरुष और सजीले से नौजवान के साथ। जब ताई जी उतरी तो एक झटके से पर्दा हट गया और उसे सब समझ में आ गया। हो ना हो यह अवश्य विमल है, उसके मन ने कहा, और उसके पैर धरा पर ही झड़ गए। ताई जी ने एक फोन तक नहीं किया। आने के बारे में उसके तो हाथ पांव फूल गए। घर में कोई था भी नहीं। ताई जी ने आकर उबारा उसे, सबसे परिचय कर उसे तैयार होने अंदर भेज दिया। फिर विमल और उसके माँ पापा को बैठक में बिठा पानी वानी आगे कर स्वाति के पास अंदर आई। स्वाति तो वैसे ही बुद्ध बनी बैठी हुई थी। ताई जी ने प्यार से झटका और उसे तैयार करने लगी। सुंदर सी हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनाई, चेहरे पर हल्का मेकअप किया, बाल वैसे ही खुला छोड़ दिए। आज ही स्वाति ने बाल धोए थे, केवल एक क्लचर लगा दिया। स्वाति थोड़ी कमजोर लेकिन प्यारी लग रही थी। ताई जी ने कॉफी बनवाई और स्वाति को साथ में लेकर उसके पास बिठा
खुद रसोई में चली गई। ताई जी अपने साथ ही मीठा नमकीन ले आई थी। वह सब प्लेटों में सजा कर ले आई। विमल की माँ तो स्वाति को अपने पास ही बिठाकर बड़े प्यार से उसे उसके शौक, नौकरी, घर के बारे में पूछ रही थी। स्वाति ने सबके बारे में बताया और कहा कि माँ पास में ही मंदिर गई हैं और गुड़िया दीदी के साथ गई हैं। विमल तो एक टक स्वाति को ही देखे जा रहा था। वह उन आंखों की ताप सह नहीं पा रही थी। फिर ताई जी ने दोनों को वहीं बैठक में अकेला छोड़ दिया और स्वाति के पापा को देखने विमल के माँ पापा के साथ अंदर चली गई। विमल के साथ वह अकेले कमरे में है। इस सोच में ही उसके आरक्त कपोलों को दर्द कर नजरों को उठाने में ही इनकार कर दिया। आपके बारे में बड़ी मासी से इतना सुन चुका हूँ कि लगता ही नहीं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तस्वीर से भी अधिक कशिश आप में है। शालीनता से भरी विमल की बातें उसे पहली बार में ही मुग्ध कर गई। फिर तो उन दोनों में काफी बातें हुई। रजत के बार बार पूछे गए सवालों के जवाब देते देते वह भी थोड़ी खुल गई थी। विमल तो तुरंत तुम पर आ गया था। आप लोग तो दिवाली पर आने वाले थे, उसी समय क्यों नहीं आए? ताई जी भी खबर लेने गई तो वहीं रह गई, फोन तक नहीं किया। मैं जानता कि मेरा इतनी बेसब्री से कोई इंतजार कर रहा है तो मैं तो उड़कर सीधा यहीं चला आता। उसकी शरारत भरी आवाज से स्वाति लज्जावत हो नजरें झुका ली। दरअसल मैं मॉरिशस से आया था दिवाली के दिन, इसलिए बड़ी मौसी को पहले ही बुलाने को कह दिया और आपके यहाँ इमरजेंसी कॉल करवा उन्हें बुला लिया गया। फिर 2-3 दिन लग गए सबसे मिलने जुलने में। अब हम लोग अचानक पहुंच गए। तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहे थे। इधर बड़ी मासी को भी फोन करने से मना कर दिया था, इसलिए बिन बुलाए पहुंच गए और मैं आप लोगों के सरप्राइज के चक्कर में इतना झेल रही थी। स्वाति बुदबुदाई तो विमल ने कहा, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो कैसा लगा पहली बार का सरप्राइज? क्यों? शरारत से मुस्कुराया विमल और बड़े प्यार से देखा अपनी पसंद को। स्वाति तो उसकी प्यार भरी नजरों की आग को सह नहीं पा रही थी। आज उसके सपनों की मंजिल मिल गई थी। वह चुप रही, समझ नहीं पा रही थी कि इस खुशी को कैसे समेटे। अच्छा, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी तस्वीर देखकर पसंद कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, क्या मुझे बताओगी? विमल की इस बात पर स्वाति की आंखें डबडबा गईं। नेहा तो उसे किसी के लायक ही नहीं समझती थी, वह भी विमल जैसे राजकुमार के लायक तो बिल्कुल नहीं। यहाँ उसकी पसंद पूछी जा रही थी। देखो स्वाति, विमल ने बड़ी कोमलता के साथ उसकी डबडबाई आंखों को छू दिया। आंसू टप से उसकी दूसरी हथेली पर आ गिरा। फिर बड़ी गंभीरता से उसके दोनों हाथों को थाम कर, ना ना स्वाति, बिल्कुल नहीं। आज के बाद मैं कभी फिर इन खूबसूरत आंखों की नमी ना देखूं, खुशी में भी नहीं। बड़ी मासी से मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुन चुका हूँ। तुम तो बहुत साहसी हो। विमल की बातों को स्वाति चुपचाप सुन रही थी। लगता था विमल कहता जाए और वक्त यही ठहर जाए और इतनी कोमल उम्र में अपने सपनों को तिलांजलि देकर कौन लड़की इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करती है? तुम तो सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हो, स्वाति विमल कहता जा रहा था। उसकी माँ मानो उसकी एक एक बात को आत्मसात किए जा रही थी, जैसे जीवन संगिनी की कल्पना मैं करता था। तुम उन सबसे बढ़कर हो। शायद तुम्हारी तलाश में ही मैं सारे रिश्तों को नकारता चला गया। पैसे और तड़क भड़क को महत्व देने वाली रूप गर्विता तो मैंने बहुत देखी, लेकिन आदर्शों और कर्तव्यों को जीवन की धुरी समझने वाला गुण तुम में ही पाया। लेकिन मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, आपके लायक भी नहीं हूँ। और फिर स्वाति का कथन अधूरा ही रह गया। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? विमल की माँ पापा अंदर बैठक में प्रवेश करते हुए बोले। तुम्हारी सलोनी सूरत के साथ साथ तुम्हारे रूप व्यक्तित्व में जो अनगिनत गुना के सितारे जड़े हुए हैं, वह किसी भी नजरों को चौंधियाने के लिए काफी है। बेटा, विमल की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और स्वाति को प्यार से सीने से लगा लिया। इतना प्यार, इतना सम्मान। ताई जी सच ही कहती थी कि विमल ही नहीं, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तब तक माँ, नेहा, गुड़िया, संजय, अमन
सब आ चुके थे। माँ दुविधा में थी तो नेहा कुंठित। उन्हें उम्मीद न थी कि सामने गुड़िया को देखकर भी कोई स्वाति को पसंद कर सकता है, वह भी विमल जैसा हैंडसम और धनाढ़ लड़का। गुड़िया को तो उसने साली साहिबा का खिताब देकर स्वाति के साथ अपने संबंध को मोहर भी लगा दिया था। अमन संजय दोनों विमल के साथ बातें करते बहुत खुश थे। इसी गहमा गहमी में मंगनी की रस्म भी झटपट पूरी कर ली गई। 15 दिनों के बाद ही विमल स्वाति को ब्याह कर अपने घर ले आया। इतने कम दिनों में ब्याह करने की बात तो माँ मान ही नहीं रही थी, लेकिन ताई जी और विमल के घर वालों ने सारी बात संभाल ली। अदालती विवाह के बाद एक लॉन में धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, जिसमें दोनों तरफ के रिश्तेदार परिचित सब शामिल हुए और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। विमल ने ही सारी व्यवस्था करवाई। विमल ने स्वाति के घर वालों से कुछ भी नहीं लिया था और स्वाति ने भी अपना सारा कुछ माँ के हवाले कर दिया था। यहाँ तक कि ताई जी द्वारा दिए गए उपहारों को भी गुड़िया के लिए रखाई। विमल के घर वालों ने ऐसे ऐसे कीमती गहने कपड़ों से स्वाति को भर दिया कि सबकी आंखें देखती रह गईं। स्वाति को तो विमल जैसे अनमोल विमल के सामने सारे गहने जेवर फीके लग रहे थे। सालों बाद स्वाति के अंधेरे जीवन में उजालों की किरण आई थी। 1 महीने बाद हवाई जहाज में बैठी स्वाति विमल के साथ साथ मन भी अपने पिया के संग दूर गगन में उड़ा जा रहा था। क्या घर की जिम्मेदारी निभाने वाली स्वाति के साथ उसकी माँ और बहन को ऐसा करना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।